नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ शुरू। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया उद्घाटन। सम्मेलन के दौरान विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तकनीकी सत्रों का आयोजन। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारें मिलकर किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईमानदारी से कर रही हैं प्रयास। उधर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने यूरिया पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को किया उल्लेखित। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों की बुआई निर्धारित लक्ष्य के 48% हुई अधिक। 18,52,820 हेक्टेयर जमीन में हो चुकी है बुआई। धान, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन तथा सब्जी एवं अन्य फसलों की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में बारिश ढा रही है कहर। महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी। प्रभावित इलाकों में 16 जुलाई तक बंद किए गए स्कूल। और अब समाचार विस्तार से। 2 दिवसीय कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में जारी है। गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन के दौरान किसानों को कृषि उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए कृषि उत्पादों के व्यापार विपणन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ई नाम के प्लेटफॉर्म और ऑफ प्लेटफॉर्म्स का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन के दौरान विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तकनीकी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। डिजिटल कृषि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती, एफपीओ, ई नाम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि अवसंरचना कोष और ICAR द्वारा विकसित नई तकनीक विषयों पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि गांव में बैठा एक किसान सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहा है और केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही हैं। मैं यह जानता हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस क्षेत्र में जितना प्रयत्न हो सकता है करने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी कृषि का क्षेत्र चुनौतियों से भरा है और आगे भी चुनौतियां हम सबके सामने उपस्थित रहेंगी। उपस्थित चुनौतियों का समाधान करना, उन पर विजय प्राप्त करना, उनके लिए पॉलिसी बनाना, पॉलिसी का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो, ये सुनिश्चित करना निश्चित रूप से हम सब लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। गांव में बैठा हुआ एक छोटा किसान, उसके जीवन स्तर में केंद्र और राज्य मिलकर कैसे तब्दीली ला सकता है, उसके लिए अगर किसी लोग का भी हमें संवरण करना पड़े तो मुझे लगता है वो संवरण करना चाहिए और हमको अपने इस दायित्व का निर्वहन करने की दृष्टि से आगे की योजना हमें करनी चाहिए। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री जब आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं तो हमें यूरिया के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही है तो निश्चित रूप से क्या फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भी हमको आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है क्या? मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है क्या? इस दिशा में हमको सोच सकते हैं, कर सकते हैं क्या? तो फिर नैनो यूरिया की बात हो,
या अन्य प्रकार के जो हमारे वैकल्पिक फर्टिलाइजर हैं उनके प्रचार प्रसार का मामला हो, उनको आगे बढ़ाने का मामला हो, क्योंकि इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम होगी तो पैसा बचेगा, ये तो एक पक्ष है। लेकिन अगर निर्भरता कम होगी तो निश्चित रूप से मेक इन इंडिया होगा। मेक इन इंडिया होगा तो हमारी निर्भरता कम होगी, हमारा पैसा भी बचेगा, हम जितना आवश्यकता है उतना उत्पादन करने की स्थिति में होंगे, और जो उत्पादन करेंगे उसके लिए कारखाने खुलेंगे तो हमारे देश के बच्चों को रोजगार मिलेगा। एक चीज के अनेक आयाम होते हैं। और इस अवसर पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कृषि और खाद्य एक दूसरे के पूरक हैं और ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 3,550 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खपत होती है और हम यूरिया के एक बैग पर 2,300 रुपए की सब्सिडी देते हैं। कृषि और फर्टिलाइजर एक दूसरे के पूरक है और इस दृष्टि से मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर सेक्टर एक ऐसा वैश्विक सेक्टर है जिसके आधार पर फूड सिक्योरिटी भी एश्योर होती है। देश में एग्रीकल्चर, ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने में भी उसकी आवश्यकता है। आज मैं कहूंगा कि विश्व में यूरिया फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर 100 मिलियन टन का कंजप्शन दुनिया में होता है। उसमें से देश में कुल मिला के 350 लाख मैट्रिक टन का हमारा कंजप्शन है, यानी कि दुनिया की कुल जरूरियात का 35% कंजप्शन यूरिया का इंडिया में होता है। हम तो किसान को 266 रुपीज में एक बैग देते हैं, लेकिन भारत सरकार को 2,300 रुपीज में आज हम जो $700 की प्राइस काउंट करें इंटरनेशनल प्राइस पर मैट्रिक टन, तो हम 2,300 रुपीज की सब्सिडी भारत सरकार एक बैग पे देती है। उन्होंने आगे कहा कि फॉस्फेट खाद की कीमत विश्व में $1,000 प्रति मैट्रिक टन हो गई है और हम उस पर सब्सिडी देते हैं। इस तरह सरकार पर सब्सिडी का बोझ पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया है। आज देश में और विश्व में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डीएपी की प्राइस बढ़ के $1,000 प्रति मैट्रिक टन हो चुकी है, यानी कि हम इंडियन रुपीज में काउंट करें और बैग के हिसाब से करें तो आज हमें वो 2,500 रुपीज पर बैग पे हम सब्सिडी देते हैं और 1,350 रुपीज में हम मार्केट में बेचते हैं। यानी कि प्रति वर्ष देश का सब्सिडी बिल डे टू डे बढ़ रहा है। बढ़ के इस साल 2.5 लाख करोड़, मैं मानता हूं कि कर्नाटक स्टेट का बजट शायद 3 लाख करोड़ नियरेस्ट होगा, आई डोंट नो, बट भारत सरकार एक कर्नाटक स्टेट का कुल बजट के इक्विवेलेंट खाद में सब्सिडी के रूप में किसानों को मदद करता है। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा, इस साल जब फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ रही थी तो कहा कि किसान के ऊपर ये बर्डन नहीं आना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों की 18,52,820 हेक्टेयर बुआई हो चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य के 38% है। और अब तक खरीफ फसलों के तहत सर्वाधिक 15,83,420 हेक्टेयर में धान की बोनी हुई है। इसके अलावा मोटे अनाज का 96,360 हेक्टेयर में, दलहन की 62,130 हेक्टेयर में, तिलहन की 55,230 हेक्टेयर में तथा सब्जी एवं अन्य फसलों की 55,680 हेक्टेयर में बुआई पूरी कर ली गई है। चालू वर्षा मौसम में राज्य में 10 जुलाई की स्थिति में 265.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो इसी अवधि की 10 वर्षों की औसत वर्षा 297.9 मिलीमीटर का 89% है। इस साल मानसून के भटकाव के चलते खरीफ फसलों की बोनी प्रभावित हुई है। बीते वर्ष खरीफ सीजन में खरीफ फसलों की बुआई 23,48,660 हेक्टेयर में हो चुकी थी, जो कि बोनी के निर्धारित लक्ष्य का 49.3% थी। इस साल 11 जुलाई की स्थिति में राज्य में बोनी के लक्ष्य की तुलना में 38% बोनी हुई है।
और बहराइच के तेजवापुर ब्लॉक अंतर्गत यादवपुरी गांव में बंजर पड़ी जमीन में उद्यान विभाग की मदद से युवा दंपत्ति द्वारा कड़ी मेहनत से फार्मिंग कर जहां पूरे क्षेत्र को हरा भरा कर दिया गया है, तो वहीं दर्जनों प्रजातियों के फलों की एक वर्ष में ही उपज शुरू हो जाने से लोगों के आकर्षण का केंद्र भी ये बन गया है। बहराइच के ये युवा दंपत्ति ज्योति बंसल तुलसियान एवं इनके पति नितिन बंसल की लगनशीलता और कड़ी मेहनत से करीब 2 एकड़ से ज्यादा पड़ी बंजर जमीन में उद्यान विभाग के तकनीशियन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RK वर्मा के मार्गदर्शन से 5000 पेड़, दर्जनों प्रजाति के आम और ताइवानी अमरूद लगाकर एक वर्ष में ही पूरा क्षेत्र हरा भरा होने के साथ विभिन्न प्रजातियों के फलों, आम और अमरूद से लद गया है। आज जब 45 डिग्री तापमान में बारिश के अभाव में धरती सूख रही है, तो वहीं इस बलूही जमीन में हरियाली बिखेरने फसलों से लदे पेड़ देखे दर्जन किसान और अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने ड्रिप फार्मिंग का निरीक्षण कर तारीफ करने के साथ ही दंपत्ति को उत्कृष्ट खेती हेतु प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। ज्योति बंसल तुलसियान अपनी मेहनत का फल देखकर काफी गदगद हैं और उद्यान विभाग एवं सहयोगी पति की सराहना करती नहीं थकती हैं। उद्यान विभाग के RK वर्मा ने बताया है कि ये ड्रिप फार्मिंग खेती से छोटे और मंझोले किसान अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब हमारी और ज्योति की बात हुई हमारी वाइफ की, तो युवा की इसमें कुछ आमदनी की जाए, तो हम लोगों ने फिर कृषि विभाग अधिकारी से उद्यान विभाग के मिस्टर RK वर्मा जी से मुलाकात करी। उन्होंने आके यहाँ इसका निरीक्षण किया और उन्होंने जब देखा कि ज़मीन यहाँ पे अच्छी उपजाऊ हो सकती है और एक यहाँ पे नया रिकॉर्ड बन सकता है, तो उन्होंने फिर हम लोग को आइडियाज़ दिए। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आम की, अमरूद की, कीनू की और भी चीज़ों के बाग लगाए, तो उन्होंने फिर बाग हम लोग को डिस्कशन किया और बाग लगवाया उन्होंने और ड्रिप फार्मिंग करवाई यहाँ पे। नितिन बंसल जी का कृषि फार्म है, जिसमें उद्यान विभाग के समन्वय से यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है और विशेष रूप से यहाँ पर फलदार वृक्षों को रोपित किया गया है। अमरूद हैं और आम की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। ये पिछले वर्ष 20 मई 2021 को वृक्षों का रोपण किया गया था। देख सकते हैं आप कितना सुंदर आम लगे हुए हैं और साथ ही अमरूद आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर आम है। अभी एक वर्ष कुछ अवधि भी चाहे है, लगभग 2 महीने। सुंदर। मेरा सभी कृषकों से अनुरोध है कि उद्यान विभाग से समन्वय स्थापित करके भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री योजना है उसके अंतर्गत बाग लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं। सरकार की जो मंशा है उसके हिसाब से कृषकों की आय कैसे दुगनी की जाए, उसका अभिनव ये प्रयोग है और इसमें हम लोग फल के साथ साथ मिश्रित खेती भी कर सकते हैं। ये गरीबों के लिए, जो हमारे छोटे जोत के किसान हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी है तकनीक और वो अपनी थोड़ी सी ज़मीन में फलदार पौधे भी लगा सकते हैं, सब्जी की भी खेती कर सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ने के साथ साथ भी स्वावलंबन भी बढ़ेगा। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की, जहां देश के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात, महाराष्ट्र में बारिश से हालात बिगड़ते हुए देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं अगले कुछ दिनों के लिए रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बुधवार को कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। पिथौरागढ़ में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है और जिले भर में कई मार्ग बंद हैं। वहीं गुजरात में पिछले कुछ दिनों में झमाझम बारिश हो रही है। गुजरात के 33 जिलों में 213 तहसील में बारिश हुई है। नवसारी के जलालपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है और घरों में भी घुस गया है। वलसाड़ और नवसारी में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। नवसारी के वानसदा में सबसे ज्यादा 16 इंच के करीब बारिश हुई है, तो दूसरी तरफ वलसाड़ के कपराड़ा में
14 इंच, धर्मपुर में 13 इंच से ज्यादा और पारडी में 11 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं भारी बारिश के चलते नुकसान के कारण कच्छ, नवसारी और डांग जिलों में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं और एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने वलसाड़ में औरंगा नदी के निचले इलाकों से लोगों को निकालने का अभियान चलाया है, जहां 350 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रेड अलर्ट के चलते गिर सोमनाथ के सभी स्कूल 14 से 15 तारीख तक के लिए बंद रहेंगे। वहीं कच्छ, वलसाड़, नवसारी और अन्य प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम को बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा, अमरावती और ठाणे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर पालघर, नासिक और पुणे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल, कॉलेज 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। भारी बारिश की चेतावनी के कारण गढ़चिरौली जिले में आवश्यक कार्य करने वाले सरकारी कार्यालयों को छोड़कर सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य प्रतिष्ठान 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। और महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण राज्य में कई नदियां और नाले उफान पर हैं और सड़कों पर बाढ़ आ गई है। पालघर के एक गांव में जलस्तर बढ़ने की वजह से फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। वैतरण नदी में फंसे निर्माण कंपनी के 10 मजदूरों को बचाया गया। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर पालघर जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। और आंध्र प्रदेश में लगातार वर्षा हो रही है और गोदावरी नदी में जलस्तर हर घंटे तेजी से बढ़ रहा है। अल्लूरी, सीताराम राजू, पूर्वी गोदावरी तथा एल्लूरू जिले में बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। धोलेश्वरम में सर आर्थर कॉटन बैरेज से 15 लाख क्यूसिक से अधिक पानी छोड़ा गया है। अल्लूरी, सीताराम राजू जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक है। हालात से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई हैं। प्रभावित जिलों के जिला अधिकारी स्थिति पर नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं। और तेलंगाना के उत्तरी जिलों में लगातार वर्षा हो रही है। निर्मल, निजामाबाद, करीमनगर, पेद्दापल्ली और आसिफाबाद में लगातार वर्षा हो रही है। पिछले सप्ताह वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मृत्यु हुई है और सैकड़ों गांवों पर असर पड़ा है। 10,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। गोदावरी और कृष्णा नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र में तेज वर्षा के कारण वहां से बाढ़ का और पानी आने की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश बढ़ा दिया है तथा चिकित्सा और कृषि विषय की प्रवेश परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने निर्धारित परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात इसके भाव की करें तो 13 जुलाई को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 12 जुलाई को टमाटर का भाव रहा 1000 रूपए। 13 जुलाई को इसके भाव में 200 रूपए की गिरावट आई और भाव 800 रूपए पर आ गया। गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 12 जुलाई को टमाटर का भाव था 2125 रूपए। 13 जुलाई को इसके सौदे 225 रूपए लुढ़क कर 1900 रूपए पर हुए। हरियाणा की गोहाना मंडी में 12 जुलाई को टमाटर का भाव था 1800 रूपए। 13 जुलाई को इसके भाव में 300 रूपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 1500 रूपए पर आ गया। हालांकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 जुलाई को टमाटर 900 रूपए पर बिका, जबकि पंजाब की नवा शहर मंडी में 12 जुलाई को टमाटर का भाव था 1550 रूपए। 13 जुलाई को इसके सौदे 10 रूपए मजबूत होकर 1560 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में मंगलवार को टमाटर का भाव रहा 2000 रूपए। बुधवार को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2000 रूपए पर बरकरार रहा।
इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में साल 2020-21 के दौरान टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल अप्रैल महीने के दौरान कमी देखने को मिली है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 9,399 टन की कमी आई है। साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 2,50,420 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,59,819 टन का हुआ था। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को अधिकांश मंडियों में बाजरा बिकवाली के लिए पहुंचा। 13 जुलाई को ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में घटे, जबकि इस दौरान कुछ मंडियों में बाजरे के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करे तो एडमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगांव मंडी में 12 जुलाई को बाजरे का भाव रहा 2,097 रूपए। 13 जुलाई को इसके सौदों में 48 रूपए की तेजी आई और भाव 2,145 रूपए पर जा पहुंचा। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 12 और 13 जुलाई को बाजरा 2,500 रूपए पर बिका। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 12 जुलाई को यहाँ बाजरे का भाव रहा 2,275 रूपए। 13 जुलाई को इसके सौदे 25 रूपए लुढ़क कर 2,250 रूपए पर हुए, जबकि राज्य की ही लालसोट मंडी में 12 जुलाई को बाजरे का भाव था 1,944 रूपए। 13 जुलाई को इसके सौदों में 31 रूपए की तेजी आई और भाव 1,975 रूपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में 12 जुलाई को हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2,060 रूपए। 13 जुलाई को इसके भाव में 10 रूपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 2,050 रूपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। मंडी भाव के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। सरकार ने मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सदन में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आगामी संसद सत्र में विपक्ष कई मुद्दे उठा सकता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुजरात और राजस्थान में तारंगा हिल अंबाजी अबू मार्ग पर नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में संपर्क और आवागमन में सुधार होगा। इस परियोजना पर 2,798 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत एर्नाकुलम ने आईएसआईएस को सहायता प्रदान करने के लिए 3 लोगों को दोषी ठहराया। दोषी ठहराए गए लोग प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्य थे और सीरिया में आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भारत से बाहर यात्रा करने का प्रयास कर रहे थे। बिहार के गया जिले के लुटुआ थाना क्षेत्र की हरदिया पहाड़ी पर नक्सलियों के मूवमेंट की गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर एक अभियान चलाया गया। बारीकी से देखने पर एक सफेद बैग में रखे गए एक AK-47 2 मैगजीन AK-47 का 250 राउंड जिंदा कारतूस और एक मैगजीन पाउच को बरामद किया गया है।
हरियाणा के कुछ विधायकों को मिली धमकियों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें इस मामले में तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एक आधिकारिक वक्तव्य के मुताबिक खट्टर ने अधिकारियों से कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 20,139 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 16,182 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.49% हो गई है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 199.27 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 13,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश भर में सभी वयस्कों को कोविड टीके की बूस्टर डोज निःशुल्क दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सावन महीने की शुरुआत हो गई है। सावन के पहले दिन सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। सावन का महीना शुरू होने के बाद सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवालयों को भव्य ढंग से सजाया गया है। अगले 1 महीने तक भगवान शिव की आराधना होगी। सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। ये कांवड़ यात्रा 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि तक चलेगी। यात्रा के दौरान भोले के भक्त गंगा नदी के पवित्र जल को कांवड़ में भरकर लाते हैं और फिर लंबी यात्रा करते हुए इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। और दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने 2022 के दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची की घोषणा की है। इसमें भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर अहमदाबाद को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है। टाइम पत्रिका ने साबरमती नदी के तट पर गांधी आश्रम और नवरात्रि उत्सव का भी उल्लेख किया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।